हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू हिंदी मीडियम। चैप्टर चल रहा है हमारा फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, क्लास 9th से। इसमें 4 क्लास हमारा हो चुका है और आज 5वां क्लास होने जा रहा है। एंड आई मेक यू श्योर, मैं आपको श्योर करता हूँ कि परहैप्स ये हमारा लास्ट क्लास हो इस चैप्टर का, थ्योरी वाइज कम से कम। ठीक है ना। तो अब तक में हमने 4 क्लास किया है और 4 क्लास में हमने यही देखा कि जो भी नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, नया नाम आ रहा है, भले ही नाम नया है लेकिन उसका जो भी प्रैक्टिस है, जो भी अपने जीवन में जैसा भी उसका प्रैक्टिस होना है, वो बचपन से हमने करके रखा है और लगभग उसकी समझ हमें बचपन से है ना। जैसे कि बॉल अगर बहुत तेज़ आ रहा है तो फिर क्या करते हैं, बैट्समैन डक कर जाते हैं। आप बहुत छोटे भी हैं लेकिन आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल अगर बहुत तेज़ आ रहा है तो आप वहाँ डक कर जाते हैं, ठीक है ना, उसको जाने देते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ इनर्सिया के कंसेप्ट को समझते हैं, बिकॉज ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट को समझते हैं। आप ये जानते हैं बचपन से कि जब बॉल आकर आपके फेस से टकराएगा तो वो अपना मोमेंटम आपके फेस के साथ एक्सचेंज करेगा और आपके फेस को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच सकता है। दैट्स वाई आप डक कर जाते हैं। तो ये हम सब जानते हैं पहले से। बस बात इतनी थी कि हम मोमेंटम नाम नहीं जानते थे, हम मोमेंटम का कंजर्वेशन का फॉर्मूला को नहीं पहचानते थे, बस टर्म्स से परिचित नहीं थे, टर्म्स से हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। अदरवाइज कंसेप्ट तो हम बचपन से जानते ही हैं सारा। तो यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा जो मज़ा है, क्रेज है, वो यही है कि आपको आपके ही जीवन में किया गया, आपके द्वारा किया गया प्रैक्टिस का पता नए नए टर्म्स के रूप में चलता है। तो चलो फिफ्थ सेशन जो हमारा है, फिफ्थ लेक्चर है, तो इसको शुरू करने से पहले मेरी आदत है, एक बुरी आदत है, तुम्हारे लिए कहूँ तो बुरी आदत है। देखो, अगर पिछला क्लास मेरा नहीं करोगे तो फिर आज के क्लास में तुमको मज़ा नहीं आएगा। अगर मज़ा चाहिए तो पिछला क्लास जाकर रिवाइज करो। सो आज के क्लास में बढ़ने से पहले देखो पहले क्या क्या पढ़ाया गया है। सबसे पहले तो फोर्स पढ़ाए थे, तो बल उस धक्का या खिंचाव को कहते हैं जो पिंड या कण में त्वरण उत्पन्न करता है। उसके बाद जड़त्व पढ़ाए थे, गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने वाला जो एक प्रवृत्ति होता है वस्तुओं के अंदर, यानी किसी भी द्रव्यमान के अंदर, उसी को जड़त्व का नाम दिया गया है और इसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से भी कनेक्ट किया जाता है। तो आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक बार फिर से डिटेल में जाकर देखेंगे। फिर सेकेंड और थर्ड लॉ भी आज करना है और ये तीनों अगर हो जाता है तो फिर चैप्टर यहीं खत्म है हमारा। इसके बाद मोमेंटम के बारे में पढ़े। तो मोमेंटम किसको कहते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। हो गया है सब कुछ, एकदम अच्छे से हुआ है, बहुत डिटेल में जा जाकर हुआ है। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, अगर आप नए आए हैं इस सेशन पर सीधे, तो जाकर के पीछे का पहले देख कर आओ। फिर आवेग के बारे में बात हुआ था, तो आवेग के बारे में यही कहा गया था कि आवेग और संवेग में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। संवेग किसी बॉडी जब तक मूव कर रहा है, ठीक है ना, जिस समय वो मूव कर रहा है उसके मूवमेंट के मैग्नीट्यूड को हम मोमेंटम कहते हैं, संवेग कहते हैं। लेकिन अगर उस मूविंग बॉडी को कोई एक फोर्स रोकता है या फिर वो मूविंग बॉडी किसी जगह जाकर के एक फोर्स लगाता है, वो जो झटका लगाएगा कहीं पर भी, वो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, अदरवाइज अधिक बातें सब सेम है। और फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा था पिछले क्लास में। हमने क्या पढ़ा था उसमें? हमने ये पढ़ा था कि अगर एक सिस्टम है, एक निकाय है, निकाय किसको कहते? कि 2 या 3 या हजार या अरब या अनगिनत बॉडी का एक ऐसा समूह जो सिर्फ आपस में एक दूसरे पर बल लगा रहा है, बाहर का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आकर के उनके ऊपर कोई बल नहीं लगा रहा है, उसको हम लोग कहे थे निकाय, तंत्र। तो हम ये कहे थे कि एक तंत्र के भीतर अगर 1000 पार्टिकल्स भी है तो उन 1000 पार्टिकल्स का मोमेंटम एक एक करके जोड़ोगे, पहला पार्टिकल का मोमेंटम प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम प्लस तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम, ऐसे करके अगर सारे पार्टिकल का मोमेंटम को जोड़कर मान लेते हैं कि 1000 आया,
तो याद रखना वो आपस में कितना भी टूटे फूटे, एक दूसरे को तोड़ दे, एक दूसरे के साथ टकरा जाए, कुछ भी हो जाए आपस में, ठीक है ना, उसका मोमेंटम जितना आया था, सपोज 1000 आया था, तो वो हमेशा 1000 ही रहेगा। भीतर में हो सकता है कि एक पार्टिकल का मोमेंटम टकराने से पहले 500 था, टकराने के बाद 100 हो जाए। हो सकता है टकराने के पहले किसी का 50 था, टकराने के बाद 45 हो जाए। आपस में कुछ एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम 1000 का 1000 बना रहेगा। देयर वुड बी नो चेंज इन द टोटल मोमेंटम। टोटल का टोटल मोमेंटम जो होगा सिस्टम का, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा आइसोलेटेड सिस्टम की, यही खास बात है। मेरा पेन कहाँ गया? यहाँ है, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम में कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट वर्ड यूज हुआ था, है ना। तो बस यही कह दिया गया था आपको कि अगर एक सिस्टम है, उसके अंदर ढेर सारा पार्टिकल है, ठीक है, और सबका मोमेंटम आपने एक एक करके निकाल लिया है। मान लो कि ये m1 पार्टिकल है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, ये m5 है, ये m6 है, ये m7 है। तो फिर अगर मान लो आपने निकाला है कि टोटल मोमेंटम अगर आपने निकाला है कि m1u1 प्लस m2u2 प्लस m3u3 प्लस m4u4 प्लस m5u5 प्लस m6u6 प्लस m7u7, इस तरह से आपने अगर सारे के सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम एक एक करके निकाला और सबको जोड़ लिया, और मैंने ये कहा आपसे कि सपोज कि ये सारा जोड़ करके आपको 1000 आ गया है, तो अब अगर इस पर कोई भी अलग से कोई बॉडी आकर के फोर्स नहीं लगाता है, जो भी फोर्स लगता है इन लोगों का आपस में लगता है, आपस में टकराता है, आपस में मिलता है, आपस में झगड़ा करता है, फिर साथ रहता है, जो भी होता है आपस में, तो इनका मोमेंटम किसी भी पॉइंट पे अब जोड़ा जाएगा तो फिर से 1000 ही मिलने वाला है, ठीक है। बाद में मतलब अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है और आपस में कितना भी एक दूसरे का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, लेकिन अगर फाइनली फिर से जोड़ेंगे सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम, तो फिर जोड़कर कुल मिलाकर के फिर से 1000 ही होना है, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और इसी के लिए मैंने आपको ढेर सारा एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि यहाँ पर बैलून की बात की थी कि एक बैलून के अंदर एक बैलून है अगर, तो उसमें एयर है और इसी के अंदर बैलून है, बैलून का रबड़ है, बैलून रबड़ और एयर दोनों मिलता है तो फिर बैलून इस तरह का दिखता है, नो डाउट। बैलून और एयर, बैलून का रबड़ और एयर मिलता है तो बैलून इस तरह का दिखता है। लेकिन अगर बैलून का सिरा खोल दें, उसका जो माउथ है वो खोल दें, तो एयर इस तरह से निकलने लगेगा। जो एयर इस तरह से निकलने लगता है बच्चों, ठीक है, यही समझने वाली बात है कि एयर इस तरफ निकलना शुरू कर दिया। अगर एयर का मास स्मॉल m है और ये रबड़ का मास कैपिटल M है, मान लिए हैं, ठीक है ना, मान लिए हैं, तो अगर ये एयर जो है इधर v वेलोसिटी से निकलना शुरू किया, या v1 कह दो, और यहाँ पर कैपिटल M इसका कुछ वेलोसिटी है मान लो कि v2, और जब ना तो एयर मूव कर रहा था, तो जब एयर मूव नहीं कर रहा था तो बैलून भी मूव नहीं कर रहा था। ये मत समझ लेना कि ये हाइड्रोजन गैस भरा हुआ बैलून है, कोई भी एयर भरा हुआ बैलून होगा तो जब इससे एयर निकलना शुरू होता है तो ये पीछे की तरफ भागता है, और ऐसा होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण। उसी को अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों होता है ऐसा। मैंने कहा कि अगर ये बैलून है और इसके अंदर का एयर है, बाहर से किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से किसी भी तरह का फोर्स इसमें नहीं लग रहा है, कोई फोर्स बाहर का नहीं लग रहा है, ठीक है ना, जो है इसका अपना है, और अचानक से एक इसका जो है ना ढक्कन खुल जाता है, तो जो भी यहाँ पर एक्शन हो रहा है, हो क्या रहा है कि इसका रबड़ दबा रहा है एयर को, इसलिए एयर इस तरफ से निकल रहा है। तो
तो इसमें बाहर का कोई फोर्स आकर के नहीं ना लगा, बाहर का कोई फोर्स नहीं लगा, जो हुआ इनका खुद का हुआ। तो फिर जितना मोमेंटम एयर का मोमेंटम और बैलून के रबड़ का मोमेंटम जितना पहले था, तो अभी भी जोड़कर फिर से उतना ही होना चाहिए। और पहले कितना मोमेंटम था? पहले था एयर का मोमेंटम 0। क्यों? क्योंकि पहले एयर मूव नहीं कर रहा था, तो u1 इक्वल्स 0 था। और बैलून का रबड़ का वेलोसिटी कितना था? तो u2 इक्वल्स भी 0 था, क्योंकि ना एयर मूव कर रहा था ना रबड़ कहीं मूव कर रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि एयर मूव करने लगा, तो फिर क्या होगा कि कुल मिलाकर के आपको फॉर्मूला ऐसा देखने को मिलेगा कि m इंटू V1, m स्मॉल m एयर के लिए लिखे हैं, प्लस कैपिटल M ये रबड़, बैलून के रबड़ के लिए, कैपिटल M इंटू V2 इक्वल्स 0 आना चाहिए। बिकॉज इनिशियल मोमेंटम 0 था, क्योंकि एयर का भी वेलोसिटी 0, ठीक है, एयर का भी वेलोसिटी 0 प्लस रबड़ जो था उसका भी वेलोसिटी 0, तो सब मिला के 0 था। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कहता है कि पहले जितना मोमेंटम था और बाद में जितना मोमेंटम है दोनों बराबर होना चाहिए। सपोज पहले का मोमेंटम 0 था, सपोज क्या यहाँ दिख ही रहा है, बैलून तो रेस्ट में था, ना एयर मूव कर रहा था ना रबड़ मूव कर रहा था, सो जो भी मोमेंटम था वो 0 था। अब अचानक से जो एयर मूव करना शुरू किया v1 वेलोसिटी से, तो फिर रबड़ आपका जो था बैलून का वो उल्टा डायरेक्शन में मूव करेगा। और यही देखो क्या आएगा कि दिस इम्प्लाइज m1 v1 इक्वल्स माइनस m2 v2। यहाँ पर m1 v1 नहीं यूज किए थे हम क्या यूज किए थे? कैपिटल M स्मॉल m। तो ठीक है, तो देखो m इंटू V1 इक्वल्स माइनस m इंटू V2। कुल मिला के बात ये हुआ कि ये जो V1 है वो माइनस V2 के रिलेशन में है। V1 इक्वल्स समथिंग इंटू V2 है, लेकिन माइनस लग के, और ये माइनस ही बताता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा V1 वेलोसिटी जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा V2 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण ये चीज़ होता है। एंड द सेम थिंग हैपेंस टू रॉकेट। जो भी रॉकेट कहीं पर फायर किया जाता है तो यही कॉन्सेप्ट पे फायर किया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे देखो यहाँ बैलून में सब कुछ अंदर था, एयर भी अंदर, रबड़ उसको ढके हुए, सब कुछ ठीक था। अचानक से एयर को एक खास डायरेक्शन में फेंका गया तो बैलून उसका उल्टा डायरेक्शन में फेंका गया। तो याद रखना जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट का प्रपल्जन को यहाँ इस तरह से सेट किया जाता है, रॉकेट के प्रपल्जन को इस तरह से यहाँ सेट किया जाता है कि ये थ्रस्ट अपना इधर लगा है, मतलब यहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो, बॉम्ब जैसा कुछ ब्लास्ट हो, और वो ब्लास्ट में अच्छा खासा मास, अच्छा खासा वजन इस तरफ फेंका चले जाए। और इस तरफ जब फेंका जाएगा तो जस्ट लाइक बैलून ये रॉकेट का बाकी बॉडी भी इसके उल्टे डायरेक्शन में फेंका जाता है। अगर यहाँ ढेर सारा बारूद ब्लास्ट होकर के इस तरफ फेंका गया है तो रॉकेट उसके उल्टे डायरेक्शन में ऑटोमेटिक फेंका जाता है, सिर्फ इसलिए, किस लिए? तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। ओके ओके, सेम चीज़ होता है यहाँ नाव के साथ। नाव से कूद रहा है तो फिर नाव पीछे की तरफ जा रहा है अगर आदमी आगे जा रहा है, एंड सेम थिंग हैपेंस टू द गन एंड द बुलेट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। और अब ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, पिछले क्लास में भी हुई और आज भी हुई। अब इससे ज़्यादा कुछ बोलना बहुत एग्जैगरेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अब जहाँ दिक्कत रहेगा मुझे बोलना, मैं सारी दिक्कत दूर कर दूंगा। आज का क्लास पर सीधे आते हैं, और आज का क्लास में हम लोगों को क्या करना है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कई बार इसके ऊपर बात हो गया है, आज तो फुल स्टॉप लगा ही देना है। कई बार इसके बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन आज इसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक ना। तो देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी पिंड या कण तब तक अपनी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता जब तक उसके ऊपर कोई बल न लग जाए। ध्यान से सुनो, कोई भी पिंड तब तक अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करता
जब तक कि उसके ऊपर कोई बल ना लग रहा हो। यानी कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है m मास का, तो इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि अगर वो रेस्ट में है, अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट मतलब वेलोसिटी उसका 0 है, अगर वो रेस्ट में है तो वो खुद से कुछ वेलोसिटी उसका हो जाए ऐसा संभव नहीं है। जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसका वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी वेलोसिटी होने के लिए एक फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। और अगर यहाँ स्टेट ऑफ मोशन की बात हुई है, गति की अवस्था, बॉडी स्वतः अपनी गति की अवस्था को नहीं बदलता, कोई भी बॉडी दुनिया का, एनी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स डोंट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑटोमेटिकली, ठीक है, खुद से कोई भी अपना गति की अवस्था को नहीं बदलता है। कोई अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में खुद से नहीं आएगा, उसके लिए फोर्स की ज़रूरत है। अब कोई अगर मान लो कि कोई बॉडी है और वो जो है कहीं कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, जहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नाम की चीज़ है ही नहीं, और वहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है, तुम्हें कह दिया गया है कि ना यहाँ घर्षण है और ना ही हवा चल रहा है जो हवा भी इसको रोक ले, और ये बस 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। दैट मीन्स कोई भी तरह का बल इसके ऊपर नहीं लग रहा है। तो फिर क्या ये ऑटोमेटिक खुद से 3 के बजाय 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कुछ देर में स्पीड इसका, या फिर कुछ देर में इसका स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा कोई भी संभावना नहीं है तब तक जब तक कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स कहीं से आकर ना लगे। अगर कोई फोर्स इसको अपोज करते हुए लगेगा तो फिर ये रुक जाएगा, 0 पर आ जाएगा। अगर कोई फोर्स इसको पुल और पुश करे, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में और ज़्यादा पुश करे, तो फिर इसका वेलोसिटी और बढ़ जाएगा। बट जब तक किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है तब तक इसका वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है। दिस इज द क्रक्स, यही सार है, यही निचोड़ है। अब देखो, गति की अवस्था के वर्ड को ना हम थोड़ा सा खेलेंगे, अब प्ले करेंगे इसके साथ, ठीक है ना, और इसका एक फॉर्मूला पर पहुंचेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला पर पहुंचने के लिए हम अभी कुछ प्ले करने जा रहे हैं। क्या प्ले होगा? गति की अवस्था, उसको हमने लिखा कि कोई भी पिंड या कण में तब तक वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वेग में परिवर्तन नहीं करता या वेग में परिवर्तन नहीं होता जब तक उसके ऊपर आरोपित परिणामी बल का मान 0 हो, ठीक है। तो जब तक देखो एक बॉडी है, इसके ऊपर बहुत सारा फोर्स लग रहा होगा, लेकिन अगर सारे के सारे जो भी फोर्स हैं, जो भी बल है, उसका अगर परिणामी बल 0 हो रहा है, ये बता चुके हैं, याद करो, परिणामी बल यहाँ पर हो चुका है, ये बैलेंस फोर्स, याद आया? बैलेंस फोर्स मैंने बताया था तुम्हें कि एक बॉडी अगर, एक बक्सा अगर किसी बेंच पर रखा हुआ है तो पृथ्वी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, लेकिन साथ साथ बेंच का जो लकड़ी है वो भी इसके ऊपर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के उल्टा दिशा में नॉर्मल फोर्स लगाता है, तभी ये यहाँ पर टिका हुआ है। और ये दोनों बराबर होने के कारण बैलेंस कर देता है एक दूसरे को, तभी ये टिकता है। दोनों में से जो भी कम होगा या जो भी ज़्यादा होगा उसी हिसाब से इसका गति शुरू हो जाएगा। अगर ये भारी बक्सा लकड़ी के बजाय कागज़ के एक सतह पर रखा जाता तो कागज़ फट जाता। क्यों? क्योंकि कागज़ उतना नॉर्मल फोर्स नहीं लगा पाता धरती के गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करने जितना, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर परिणामी बल वर्ड यूज होता है। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, आप सीधा बल समझो। अभी तो क्या कह रहा है कि तब तक वेग में कोई परिवर्तन नहीं करता जब तक उस पर आरोपित बल का मान 0 हो। तो सिंपल सी बात है, वही बात जो अभी तुरंत बताया था मैंने कि वेग जो भी था, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जब तक कि उसके ऊपर कहीं से फोर्स आकर नहीं लगा, सॉरी, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अब वेग में कोई परिवर्तन, अब तुम ही बताओ, वेग में परिवर्तन को क्या पढ़ाए हैं तुमको? वेग में परिवर्तन को पढ़ाए हैं तुम्हें त्वरण या मंदन, ठीक है। तो उसको देखो शॉर्ट हमने कैसे किया है। सबसे पहले तो हमने ये लिखा था
कि गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता। फिर उसी को बदल के हमने लिखा कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं करता। अब उसी को फिर फाइनल लिख रहा हूं कि कोई त्वरण या मंदन नहीं होता। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि गति की अवस्था वेग में परिवर्तन, गति की अवस्था में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन, इन सबको हमने क्या कह दिया? त्वरण कह दिया। तो कोई भी पिंड या कण में तब तक कोई त्वरण या मंदन नहीं होता जब तक उस पर आरोपित परिणामी बल का मान 0 हो। कुल मिला के आपको फॉर्मूला अब मिल गया है। क्या फॉर्मूला मिला है? कि एक्सीलरेशन हमेशा 0 होगा इफ एंड ओनली इफ फोर्स इज 0। अब यहाँ पे परिणामी लिखा हुआ है तो कहीं कहीं F के नीचे यहाँ नेट लिखा रहता है, लेकिन क्लास 9th के बच्चों को ये नेट वर्ड से ज़्यादा परेशान नहीं होना है। डिटेल में पढ़ने के लिए 11th है पूरा पढ़ा हुआ, पढ़ लेंगे 11th में, अभी उतना परेशान नहीं होना है, ठीक ना। नेट का मतलब यही होता है, देखो सिंपल सी बात है कि कहीं कोई बॉडी है, हम कहेंगे इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन हम कहेंगे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था और नॉर्मल फोर्स लगा था, दोनों फोर्स लग करके तब जा करके हमने कहा कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। चलेगा, कहने की बात है, कह सकते हैं, चलेगा। तो वही कहा मैंने कि A = 0 इफ एंड ओनली इफ फोर्स नेट इक्वल्स 0। अभी 9th क्लास के ख्याल से आपका ये नेट वर्ड हम हटा देते हैं। एक्सेलरेशन 0 होगा तभी तक जब तक फोर्स 0 होगा। अगर फोर्स कुछ भी है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तुम कहोगे कि सर एक बक्सा कहीं रखा हुआ था, मैं जा रहा था, एक बक्सा कहीं रखा हुआ था, बड़ा भारी था, 100 kg का होगा, मैंने बहुत जोर लगाया, ठीक है, मैंने बहुत जोर लगाया, लेकिन ये बक्सा टस से मस ना हुआ। तो बताइए, फोर्स तो हमने लगाया, फोर्स तो मैंने शायद 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, लेकिन एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, कैसे? तो इसका आंसर है बाबू, मैंने क्या कहा था अभी? परिणामी बल। मैंने मिटा दिया यहाँ पर नेट वर्ड, लेकिन नेट वर्ड का अपना एक मीनिंग है। परिणामी बल, परिणामी बल, तुमने बल लगाया लेकिन तुम्हारे अलावा क्या वहाँ कोई बल लग रहा था? बिल्कुल लग रहा था। याद रखना, जब ये बक्सा रखा हुआ था उस समय कोई बल नहीं लग रहा था, लेकिन प्रकृति का अपना नियम है कि जैसे ही तुम यहाँ पर इसके ऊपर बल लगाना शुरू किए, ऑटोमेटिक होता है, ये पहले से नहीं लगता है। जब कोई लगाना शुरू करता है किसी कोई भी रेस्ट में रखा हुआ बॉडी के ऊपर कहीं से फोर्स लगना शुरू होता है, तो इसका सरफेस जो है ना, वो इसको कहीं भी मूव करने से रोकता है। ये जो बक्सा का सरफेस था और जो नीचे ज़मीन का सरफेस था, ये दोनों एक दूसरे से नहीं हटना चाहता है। यही समझ लो कि एक टेम्परोरी बॉन्डिंग बन जाता है, उसमें टेम्परोरी फेविकॉल लग जाता है, और वो तब तुम्हारे फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाता है। तुम 50 न्यूटन लगाओगे, वो 50 न्यूटन लगाएगा, ठीक है, वो उसी को घर्षण बल कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। तुम 50 न्यूटन लगाओगे, ये भी 50 न्यूटन लगेगा। तुम 100 लगाओगे, वो भी 100 लगाएगा। हाँ, लेकिन उसका अपना एक सीमा है। हो सकता है कि उसका आखिरी लिमिट हो कि वो 100 तक का ही फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। बक्सा का सरफेस, बक्सा का वजन, ज़मीन का सतह, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। बक्सा का सतह कैसा है, ज़मीन का सतह कैसा है, बक्सा का वजन कितना है। ये 3 बात अपने में अगर फिट बैठता है तो उसी हिसाब से वो बल लगाता है। अगर ज़मीन बहुत खुरदुरा है तो बल बहुत ज़्यादा वो लगाएगा, और ज़मीन एकदम छिछला है, यही समझ लो कि बर्फ़ का सतह है, तो शायद कोई बल न लगाए। तुम मारोगे धक्का, थोड़ा सा भी बल में ये आगे बढ़ जाएगा। समझो बात को। तो फ्रिक्शनल फोर्स यही है, तो आखिरी लिमिट तक वो लगाएगा। अगर सपोज कि इसका आखिरी लिमिट 1000 है, तो 1001 न्यूटन तुम लगाओगे तब ये बक्सा खिसकने लगेगा, लेकिन जब तक 1001 नहीं लग जाता है तब तक ये बक्सा नहीं खिसकेगा। तो कुल मिला के बात यही हुआ कि तुम 100 न्यूटन लगा रहे थे, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर से 100 न्यूटन लगा दिया, और तुम्हारा और इसका
तो तुम अगर 100 न्यूटन लगाए हो तो ये -100 न्यूटन लगाया, क्योंकि ये तुम्हारे विपरीत लगाया। तो टोटल जोड़ करके कितना हो गया? टोटल जोड़ करके 0 हो गया। तो फोर्स नेट यहाँ पर 0 हो रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन 0 हो रहा है। ठीक है ना? टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है, क्योंकि तुम 100 न्यूटन लगा रहे हो तो ये सरफेस भी 100 न्यूटन लगा रहा है। उल्टा दोनों को जोड़ेंगे तो 100 - 100 0 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। इसीलिए तुम्हारा बक्सा नहीं हिल रहा है। ये मत सोच लेना कि बल लगा रहे हैं फिर भी बक्सा नहीं हिल रहा है तो न्यूटन का पहला नियम गलत हो गया, वाह वाह क्या बात हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। न्यूटन बाबा ने पहले ही लिख दिया है परिणामी बल। उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया है। तो ये था न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, और भी एग्जाम्पल मुझे करने का मन है न्यूटन के पहले नियम में, लेकिन समय का थोड़ा सा कमी है। तो पहले न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी देखो, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम असल में जड़त्व का ही नियम था, उसको थोड़ा अलग अंदाज में लिखे थे और कुछ भी नहीं था। तो न्यूटन का सेकंड लॉ देखते हैं। ठीक है ना? न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो मोमेंटम से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आपको अगर मोमेंटम ठीक से आता है तो आप न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो देखिए क्या है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है और बल की दिशा में कार्यान्वित होता है। ध्यान से समझो। देखो, कोई एक बॉडी है m मास का, ये u वेलोसिटी से जा रहा था, तो मोमेंटम इसका इनिशियल मतलब प्रारंभिक, कोई भी चीज़ को शुरू करना मतलब इनिशिएट करना, तो वहीं से आया है मोमेंटम इनिशियल। P इनिशियल बराबर क्या होगा बाबू? m × u। तो स्टार्टिंग मोमेंटम इसका कितना है? m × u। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान m है, u वेग से जा रहा था। अब देखो, जा रहा था ये ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सेम बॉडी जो जा रहा था, मास तो ठीक है उतना ही है, लेकिन वेलोसिटी अब v हो गया। प्रारंभिक वेग u था लेकिन अंतिम वेग v हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v हो गया। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए बताता हूँ, इसलिए बोलता हूँ बिकॉज देखो अभी तुम 9th क्लास में हो। अगर तुम साइंस में कुछ अच्छा करने का चाहोगे आगे चल के, ठीक है ना, ज़्यादा चांसेज है कि आप साइंस रखें बाद में, तो फिर अच्छे बुक जब आप पढ़ने जाएंगे तो वो इंग्लिश मीडियम में ही अधिकांश मिलता है। तो वहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशानी ना हो, उसकी तैयारी मैं अभी से किए रहता हूँ। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसको देख करके कुछ ना कुछ पढ़ ही लें, कुछ ना कुछ समझ ही लें, इतना मेरा प्रयास हमेशा रहता है। तो देखो, ये अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी v, स्टार्टिंग कितना था u, चलो ठीक है। तो p फाइनल यानी कि फाइनल मोमेंटम कितना होगा? p फाइनल बराबर, तो मास तो चेंज नहीं हुआ है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गया है। तो ये है हमारा p इनिशियल और p फाइनल। और कंसेप्ट ये कहता है कि अगर ऐसा होने में टाइम हमारा t लगा है, t टाइम लगा है, तो कहा जाता है कि जो फोर्स यहाँ पर लगा, देखो अब समझो इस बात को, बिना फोर्स लगे तो ये हुआ नहीं होगा। अगर ये u वेलोसिटी से चल रहा था, मास चेंज नहीं हुआ और इसका वेलोसिटी v हो गया, हो सकता है कि u का मान 10 हो, v का मान 15 हो सकता है u का मान 10 हो, v का मान 0 हो गया हो कि रुक गया हो। क्या हुआ वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसको समझना। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है संवेग परिवर्तन की दर, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, और दर जनरली टाइम के ही सापेक्ष निकलता है। इसीलिए हमने कहा कि अगर ये होने में टाइम t लगा है तो पक्का है कि इसके ऊपर कोई बल लगा होगा। बिना बल लगे हुए किसी का भी वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगा? संभव ही नहीं है। हो सकता है कि कोई प्रत्यक्ष बल ना लगा हो, कोई साइकिल चला करके पैडल मारना यहाँ छोड़ दिया है u वेलोसिटी पर, लेकिन अर्थ के घर्षण के कारण, अर्थ के फ्रिक्शन के कारण
इसका वेलोसिटी v हो गया होगा, मतलब 0 हो गया होगा, रुक गया होगा साइकिल जा करके। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा P2 लिख दिया हमने, चलो P2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल बटा टाइम। ध्यान से देख लो इसको, क्या कहा है, संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन, पहले तो ये वर्ड को पकड़ो, संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन का मतलब ये हो गया P फाइनल माइनस P इनिशियल। लास्ट मोमेंटम कितना था माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये हुआ आपका संवेग परिवर्तन। की दर, ये की दर वर्ड जो लगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भूचाल आया। ये की दर वर्ड का क्या मतलब है, इसमें भागा लग जाएगा वो टाइम से, जितना टाइम में ऐसा हुआ, जितना टाइम में वेलोसिटी u से v हो गया उस टाइम से भागा लग जाएगा। और कहा जाता है कि इसके ऊपर लगने वाला जो भी बल था वो इस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा। ये फोर्स जो होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, यही कहा गया आपसे। अब जब इतना कहा गया है तो अब आगे देखो क्या होगा। आगे देखने के लिए हम क्या करें, यही दिखाएंगे। चलो देखो, F प्रोपोर्शनल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल बटा T, तो दिस इम्प्लाइज F इक्वल्स K इंटू P फाइनल माइनस P इनिशियल अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा टाइम। तो जब K बराबर 1, मान लो कि K का मान 1 है, कांस्टेंट है K, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो K आके लगता है। 8th क्लास का प्रोपोर्शनलिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा मैथ में, ठीक है। ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, बहुत इजी है ये। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल बटा टाइम। अब देखो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, एक बात और, फोर्स में यहाँ पर वेक्टर साइन देना मत भूलें, क्योंकि आपने P में वेक्टर साइन दिया है। और ये वेक्टर साइन क्यों दे रहा है, हमने फोर्स में, वो ये दिखाता है कि बल की दिशा संवेग की दिशा के रूप में ही कार्यान्वित होती है, संवेग परिवर्तन के दिशा में ही कार्यान्वित होती है, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर बराबर तब क्या हो जाएगा, P फाइनल का क्या वैल्यू है, देखो तो यहाँ m इंटू वी है, तो m इंटू वी वेक्टर माइनस m इंटू यू वेक्टर अपॉन t, बट्टे में t रहेगा। दिस इम्प्लाइज f वेक्टर इक्वल्स, मास कॉमन ले लो क्योंकि मास दोनों जगह m सेम ही है, तो क्या हो जाएगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर बटा t। m कॉमन लेंगे तो v माइनस यू बटा t आएगा ही। दिस इम्प्लाइज f बराबर आएगा m इंटू ए वेक्टर, क्योंकि a का मान आप पहले से जानते हैं v वेक्टर माइनस यू वेक्टर बटा t, या फिर आप a का मान जानते हैं कि v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। आप अगर ये जानते हैं तो इसी से ये कनेक्ट कीजिए, t2 माइनस t1 का मान t है यहाँ पर। तो इस तरह से आता है आपके पास एक फॉर्मूला कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमेशा किसी भी बॉडी के टाइम के सापेक्ष संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है या समानुपाती होता है। ऐसी स्थिति में आप जब थोड़ा सा डिराइव करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा फोर्स बराबर m इंटू ए। और याद रखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल आपका बनेगा, सिर्फ 9th क्लास का नहीं, KVPY का, 9th का KVPY का, 10th के KVPY का, 11th में तो खैर भर के क्वेश्चन है इसके ऊपर, और ये तुम्हारा पीछा आप कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आज समझ लिए हो तो सोच लो कि ये अब हमेशा के लिए हो गया तुम्हारे पास।
तो यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें कुछ भी नया जो बोलोगे तो नहीं है, ठीक है। तो वही बात है, बल बराबर समय के सापेक्ष संवेग परिवर्तन की दर। फिर से देखो, बल बराबर समय के सापेक्ष संवेग परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष यानी कि m इंटू वी टू माइनस एम इंटू वी वन बटा T2 माइनस T1, ठीक है। इसको ऐसे समझो, डायरेक्ट लिखेंगे तो कैसे समझोगे, सही बात है, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए मुझे। फिर से समझा रहे हैं, पिछली बातें भूल जाओ, हो सकता है पिछली बातें कुछ लोगों ने कैच कर लिया हो और कुछ लोगों ने कैच नहीं किया है, तो जिन लोगों ने कैच नहीं किया है उनको परेशान नहीं होना है, उनको बस ध्यान से फिर से देखना है। फिर से क्या देखना है, चलो देखो, एक यहाँ पर बॉडी है, T1 टाइम पर एक बॉडी है ठीक है। टाइम कितना हो रहा है अभी, T1 टाइम हो रहा है, टाइम बराबर T1 पर, मास इसका m है और वेलोसिटी इसका है v1, वेलोसिटी v1 टाइम T1, और ये मूव किया, और मूव करने के बाद फिर से यही सेम बॉडी अपना, जिसका कि मास m है, टाइम T2 पर, टाइम है T2, यहाँ टाइम T1 पर ये था, T1 टाइम पर ये मूव किया, कर रहा है मूव। हो सकता है इसके ऊपर कोई धक्का लगा दिया हो, जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसी डायरेक्शन में लो और स्पीड हो जाओ, या हो सकता है कि फ्रिक्शन नीचे से लग रहा हो तो स्लो हो गया होगा। जो भी हुआ हो हम नहीं जानते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि इसका वेलोसिटी टाइम T2 पर हो जाता है v2। अब ये v2 का कुछ भी हो सकता है v2 ग्रेटर देन v1 हो, यानी कि फास्ट हो गया हो, ठीक है। v2 ग्रेटर देन v1 तो फास्ट हो गया होगा बॉडी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो सकता है कि फास्ट हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि ये फास्ट हो गया होगा, या हो सकता है v2 लेस देन v1 यानी कि स्लो हो गया होगा। क्या हुआ हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि वेलोसिटी में चेंज आया। एंड वी ऑल्सो नो, हम और जानते हैं ये बात को कि वेलोसिटी में अपने आप चेंज नहीं आता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि वेलोसिटी में खुद से चेंज नहीं आता है, ये तो किसी न किसी फोर्स के इफेक्ट में आता है। तो ज़रूर कोई ना कोई फोर्स तो इसके ऊपर लगा है, चाहे वो एक्सेलरेशन पैदा किया हो, चाहे वो डिसेलरेशन पैदा किया हो, इतना ये सारा माजरा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि बल बराबर होगा समय के सापेक्ष संवेग परिवर्तन का दर, यानी कि यहाँ पर अगर मोमेंटम की बात करें तो P1 कितना होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम, तो P1 बराबर हो जाएगा m इंटू V1 वेक्टर, मास इंटू V1 वेक्टर, और यहाँ ये हो जाएगा P2 वेक्टर बराबर कितना होगा m इंटू V2 वेक्टर। थ्योरी क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स बराबर चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बल बराबर समय के सापेक्ष संवेग परिवर्तन का दर। तो देखो वही करेंगे, फोर्स बराबर P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस, T2 में वेक्टर क्यों लगेगा भाई, नहीं लगेगा, गलती से लग गया था, T2 माइनस T1। कोई बोलेगा सर P1 माइनस P2 लिख सकते हैं, लिखना, लेकिन तब यहाँ पर T1 माइनस T2 नीचे लिखना पड़ता, लेकिन उतना क्यों जाओगे झोल में पढ़ने के लिए, सीधी सी बात है, लास्ट मोमेंटम माइनस स्टार्टिंग मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, अंतिम माइनस प्रारंभिक, हमेशा ये याद रखना, इनिशियल माइनस
फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा याद रखना। तो क्या हो जाएगा P2 m इंटू V2 वेक्टर माइनस m इंटू V1 वेक्टर बटा T2 माइनस T1। दिस इम्प्लाइज तब क्या होगा आगे, थोड़ा सा ऊपर चले जाओ। तो बराबर फिर क्या आएगा, कैपिटल M कॉमन ले लो, और यहाँ तो फोर्स तो आपका है ही अपने जगह पर, m इंटू कॉमन ले लो V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, अब बाटे में तो आपका है ही T2 माइनस T1। अब देखो ये जो पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन तुमको यहाँ दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इसी का नाम तो A है, और इसीलिए आप लिखते हैं यहाँ पर कि फोर्स इक्वल्स m इंटू ए वेक्टर। अगर थोड़ा सा भी कसर पिछले वाला एग्जाम्पल में मेरा रह गया था, ठीक है ना, हो सकता है इसको समझाने में थोड़ा जल्दबाजी हो गया हो या कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो, इसमें तो मैंने कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ा, आपको समझ में आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है इसका मतलब थोड़ा सा आपका बेसिक में प्रॉब्लम है। खैर जो भी हो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको याद रहना चाहिए, F इक्वल्स ma। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, A इक्वल्स 0 इफ़ एंड ओनली इफ F इक्वल्स 0, ठीक है। दूसरा लॉ ये है, और अब हम बात करेंगे अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपल सा अगर बोला जाए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिल्मों में इसका खूब यूज होता है इस डायलॉग का, आपको इसे ठीक से समझना है, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में ये अच्छा लगता है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये उतना ही ज़्यादा इंटेंस है। लेकिन चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मुश्किल से 10 या 15 मिनट में आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या मामला है। देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है अपना यहाँ पर कि अगर कहीं पर दो बॉडी है, ठीक है, कहीं पर दो बॉडी है, एक बॉडी का नाम है अपना A और दूसरे का नाम है B, और अगर कहा जाता है कि B जो है वो A पर कुछ फोर्स लगाता है, B A पर कुछ फोर्स लगा रहा है, तो फिर A भी B पर कोई फोर्स लगाएगा। अगर ये फोर्स F1 लग रहा है और ये फोर्स अगर F2 लग रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब लगा रहा है कि मतलब रेगुलरली लगा रहा है, या फिर जितने भी समय तक के लिए लगा रहा है, उस समय तक के लिए F1 वेक्टर जो होगा वो माइनस F2 वेक्टर के बराबर होगा। ध्यान से देख लो इस चीज को, दो बॉडी है A एंड B, पहला बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि दूसरा बॉडी पहले पर फोर्स ना लगाए, कम से कम उस मोमेंट तक जिस मोमेंट तक दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि फोर्स सिर्फ बल्ला लगाता है बॉल पर? कभी अपने पुराने वाले बल्ले को ठीक से देखो, बॉल का इतना दाग होगा कि पता नहीं चलेगा तुम्हें। और वो तो छोड़ो, तुमने क्रिकेट मैच में खुद देखा होगा कि बॉल अगर फास्ट आ रहा है तो बल्ला को टूटते देखा होगा कि बल्ला टूट के बिखर गया, ऐसा होता है। तो बल्ला टूट के बिखर गया, दैट मीन्स बॉल ने भी बल्ला पर फोर्स लगाया था। तो कुल मिला के बात क्या है, मैं तुम्हें रफ सेंस में बता रहा हूँ 9th क्लास के हिसाब से, कि देखो A और B जब तक एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, क्या हैं, जब तक एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, A और B दोनों जब तक एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तब तक A अगर B पर कुछ फोर्स लगाता है तो बदले में B भी A के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स एक दूसरे के उल्टा होगा और बराबर होगा। अगर ये 100 न्यूटन लगाएगा तो उल्टा
इधर से भी इसको 100 न्यूटन का फीलिंग आएगा। और याद रखना, जब तक ऐसा होगा तभी तक ये दोनों कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कि एक बार टक्कर खा करके ये दोनों बॉडी है, इसने इस पर फोर्स लगाया, अब ये इससे सेपरेट होकर के कहीं दूर चला गया, तो अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसके ऊपर लागू नहीं होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ उसी माइक्रो सेकेंड या फिर मिनट या घंटे के लिए लगता है जिस समय के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तुम अगर दीवार में इस तरह से हाथ लगा करके फोर्स लगा रहे हो, पूरा जोर लगा दिए हो दीवार पर फोर्स लगा करके, इस तरह से दीवार कहीं था सामने, आपने हाथ रखा और पूरा फोर्स लगा दिया है, तो जब तक आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं तब तक दीवार आप पर भी उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स जितना आप दीवार पर लगा रहे हैं, दीवार आप पर भी लगा रहा है। अगर यकीन ना आए तो स्केटिंग व्हील पहन करके तुम दीवार पर फोर्स लगाओ। अगर मान लो एक दीवार है और तुम इसमें, कौन है, कौन है, हाँ कौन, अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हाँ अच्छा हाल है, लेकिन सॉरी। देखो देखो अगर आप यहाँ पर एक स्केटिंग व्हील पहन करके तब इस वॉल पर कुछ फोर्स लगाते हैं ना जोर से, तो फिर आप अपना फोर्स जब इधर लगाते हैं तो आपका स्केटिंग व्हील ऑटोमेटिक इधर, मतलब इधर मूव करेगा। और ये मूवमेंट जो होगा ना, यही मूवमेंट प्रूव करता है कि ये वॉल भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। आप जितना फोर्स से वॉल को धकेलेंगे इस तरफ, आप उतना ही फोर्स से स्केटिंग व्हील आपका इस तरफ भागेगा, इसके साथ साथ आप भी भागेंगे, ठीक है। तो आप जितना फोर्स से इसके ऊपर फोर्स लगाए उतना ही फोर्स वॉल के ऊपर आपको लगा दिया, वॉल आपके ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। और याद रखो एक और बात कि मोमेंटम कंजर्वेशन में आपको जितना भी एग्जाम्पल दिए, ठीक है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन के नाम पर आपको जितना भी एग्जाम्पल सिखाया गया वो सारा का सारा एग्जाम्पल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब कैसे, तो वही अब दिखाते हैं हम तुम्हें, कुछ खास इसमें नहीं है, बहुत इजीली समझ भी जाओगे कि ये वो क्या है। चलो देखो, यहाँ पर जो भी रॉकेट का कुछ यहाँ पर फ्यूल था, जितना भी बारूद था भरा हुआ, वो बारूद फोर्स लगाता है इस तरफ, तो फिर ऑटोमेटिक जो बॉडी बी है, ये रॉकेट उल्टा डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। सेम बात यहाँ पर हो रहा है इस बैलून और इस एयर के साथ। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ बोट और इस पर्सन के भी साथ हो रहा है कि पर्सन अगर इधर फोर्स लगा रहा है तो बोट को इस, देखो कहीं भी तुम कूदते हो, तुम अगर यहाँ से अगर यहाँ कूदे हो तो तुम्हारे पाँव से यहाँ फोर्स इधर लगा है, तो फिर ये नाव इधर खिसका है, तो तुम इधर मूवमेंट किए हो अपना। सेम गोज विथ गन एंड द बुलेट। जैसे देखो, इसको ऐसे समझाते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे ज़्यादा यूज आप कब करते हैं? जब आप पैदल चल रहे होते हैं, जब आप पैदल चल रहे होते हैं, जब आप पैदल चल रहे होते हैं ना, ठीक है, आपका पाँव जो यहाँ पर होता है, आप गौर कभी करेंगे, अगर आप कभी भी गौर कीजिएगा आप आगे से चलने के टाइम में, तो आप अपने तलवे से, जैसे देखो पाँव है तो पाँव का जो जहाँ से पाँव कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट आपका एड़ी होता है, और इधर उंगली के पास वाला जो ये होता है तलवा होता है। तो आप क्या करते हैं जब चलते हैं, तो आप अपने तलवे से, एड़ी से नहीं, तलवे से ज़मीन को दाबते हैं, और ज़मीन को अपने आप को पीछे की तरफ दाबते हैं, मतलब पाँव को पीछे की तरफ दाबते हैं, या यूँ कह लो कि ज़मीन को पीछे धकेलते हैं,
तो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि पैदल चलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है ज़मीन पर पीछे की तरफ, और ज़मीन आपको आगे भेज देता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंट एक्शन विच यू डू इन योर डेली लाइफ। तुम अपने दैनिक जीवन में जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट एक्शन करते हो वो यही है कि तुम अपने पाँव के तलवे से ज़मीन पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, उसके थ्रस्ट से तुम आगे बढ़ते हो, तुम पैदल चल पाते हो, उसके पीछे यही कंसेप्ट होता है। तो दिस इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और उम्मीद है आज का क्लास आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा तो कल का क्लास फिर से एक बार न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के ऊपर थोड़ा सा रिवीजन करते हुए कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो शायद कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। तो थोड़ा इंटेंस क्लास हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट कंसेप्ट जितना भी था मुझे उसके साथ जस्टिफाई करना होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय।